आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे अपने इंग्लिश सिलेबस को, जिसके अंदर हमारे यूनिट 5 जो था वो पेंडिंग था। तो नेक्स्ट जो पेपर है अभी इंग्लिश मीडियम वालों का वो इंग्लिश का है। तो ये ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी आप सारा सिलेबस एक बार पढ़ के ख़त्म कर लो। तो यूनिट 4 तक तो मैंने विद नोट्स डाले हुए हैं वीडियो, तो आप वहाँ से देख लो। एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा बहुत कर रखा है, बाकी आप खुद भी एक्सप्लेन करोगे पेपर में, और पॉइंट्स मैंने सारे वहाँ पर गिवन दे रखे हैं। तो अभी यहाँ पर हम यूनिट 5 करेंगे सॉरी। और इसके बाद जो है आपका इंग्लिश का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। और आज ही मैं कोशिश करूँगी कि इंटरनल का क्वेश्चन पेपर डाल दूँ इंग्लिश का, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जो ट्रेंड है कि आप जो इंटरनल के अगर क्वेश्चन पेपर दे रहे हो तो उनमें से काफ़ी सारे टॉपिक्स और कई बार तो क्वेश्चन भी जो है वो सेम टू सेम आ रहा है। एसएलएम के पेपर में भी हमने देखा कि इंटरनल के क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन आए हुए थे। तो आप देखोगे कि काफ़ी सारे टॉपिक और क्वेश्चन जो है वो इंटरनल के पेपर से मैच होते हैं। तो ज़रूरी है कि एक बार हम इंटरनल वाला क्वेश्चन पेपर ज़रूर देख लें जब हम एक्सटर्नल के लिए जा रहे हैं। तो पहले तो हम इस यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे, यूनिट 5 को, और उसके बाद मैं आपको आज ही इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर भी रिलीज़ कर दूंगी, और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से टॉपिक से कैसा क्वेश्चन बन सकता है, ये सारा आइडिया आपको क्वेश्चन पेपर से मिल जाएगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये यूनिट 5 है जिसका नाम है लर्नर्स असेसमेंट। तो असेसमेंट के ऊपर पूरा बेस है, आपका लास्ट यूनिट है, तो इसलिए भी इन्होंने असेसमेंट वाला टॉपिक डाल दिया है। क्योंकि इसके अंदर आप क्या देंगे, किस तरीके से अब चारों यूनिट में पढ़ाई तो हो गई, पढ़ा लिया हमने बच्चों को, अब बारी आती है असेस करने की बच्चों को कि कितना उन्होंने सीखा और क्या क्या कमियां रह गई। तो पहला जो आपका टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन इन इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। तो इंडिया के अंदर आपको पता है कि इंग्लिश को हमने सेकंड लैंग्वेज का दर्जा दिया हुआ है। तो सेकंड लैंग्वेज होते हुए इंग्लिश को हम किस तरीके से इसको टेस्ट करेंगे या फिर इवैल्यूएट करेंगे अपने क्लासरूम के अंदर। तो देखिए इवैल्यूएट अब मतलब क्या है, सीधी सी बात है, टू अंडरस्टैंड न्यू कल्चर्स, टू एक्वायर हाई लेवल स्किल इन द लैंग्वेज। सबसे पहली बात तो अगर सेकेंड लैंग्वेज है इंग्लिश, तो अगर हम उसको टेस्ट करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, तो इससे क्या बेनिफिट हो सकते हैं। टू अंडरस्टैंड न्यू कल्चर, एक तो हमें नया कल्चर समझने के लिए मिल सकता है, क्योंकि हम जब इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज का लिटरेचर पढ़ेंगे, तो हमें उनका कल्चर, उनका ट्रेंड, ये सारी बातें पता चलेंगी। एक्वायर हायर लेवल स्किल इन द लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज आप सीख रहे हो, चाहे इंग्लिश हो या अदर कोई भी हो, तो वहाँ पर आपको एक हायर लेवल की स्किल मिलती है जब आप उस लैंग्वेज को सीखना शुरू करते हो। टू लर्न अदर लैंग्वेज एंड न्यू सब्जेक्ट विद ईजिली या ईज, तो अगर आप किसी नए सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप एक नया लैंग्वेज सीखो। बिकम सेंसिटिव टू अदर चिल्ड्रन एंड देयर लैंग्वेज, जो दूसरे बच्चे हैं या दूसरे लोग हैं जो दूसरी भाषा के हैं, तो जब हम दूसरी भाषा को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो एक सम्मान और आदर की भावना भी हमारे मन में उनके लिए आती है। तो डेवलप हायर लेवल एनालिटिकल एबिलिटीज़, तो बच्चों के अंदर हम हायर लेवल की जो एनालिटिकल विश्लेषण वाली पावर है वो डेवलप करेंगे इसके थ्रू। तो ये तो हो गया कि क्यों ज़रूरी है, क्यों हम करें जो हमारी सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है उसका इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तब ये तो आप कितनी बार ही पढ़ चुके हो, मतलब मैं वो खुद नहीं पता कि कितने सब्जेक्ट में और कितने यूनिट्स में ये आया हुआ है, फर्स्ट ईयर में भी सेकेंड ईयर में भी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो चीज़ें कई बार आ रही हैं, जैसे कम्युनिकेशन है, वो हर पेपर में ही आ रहा है कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड, तो आप उनकी डेफिनेशन ज़रूर याद कर लो। कम्युनिकेशन की कोई एक डेफिनेशन याद कर लो और हर पेपर में आप वो लिख के आ जाओ। उसी तरीके से सीसीई के बारे में भी आप एक बार अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि ये कौन से पेपर में आ जाएगा ये कोई नहीं बता सकता आपको। क्योंकि ये जो 2005 का हमारा फ्रेमवर्क तैयार हुआ था पाठ्यचर्या वाला, करिकुलम वाला, उसके अंदर सीसीई प्रोग्राम को क्या किया गया था, फोर्सफुली इम्प्लीमेंट किया गया कि सीसीई होना चाहिए। इवैल्यूएशन की जो टेक्निक है वो कॉम्प्रिहेंसिव और कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। तो फिर मैं आपको अभी फिर से बता देती हूँ कि कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन क्या होता है। असेसमेंट ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि पढ़ाते समय कंटिन्यू
कंटिन्यू मतलब लगातार जो हम इवैल्यूएशन करते हैं, द टीचर कैन एक्ट अपॉन टाइमली टू इन्हांस लर्निंग। तो टीचर उसी टाइम पे एक्ट कर देता है ताकि वो उनकी लर्निंग को इन्हांस कर सके। जैसे कि ओरल रिस्पॉन्स कर लिया, क्लास टेस्ट ले लिया, यूनिट टेस्ट ले लिया, ओरल टेस्ट ले लिए। तो इन सब तरीक़ों से क्या करता है, साल भर टीचर बच्चों को असिस्ट करता रहता है, और जहाँ भी बच्चा कोई गलती करता है तो कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन के तरीके से पता चल जाता है। नेक्स्ट जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, इसमें क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव यानी बच्चे के सारी जितनी भी गतिविधियाँ वो करता है, एक्टिविटीज़ करता है, उन सबका इवैल्यूएशन किया जाता है। तो इसमें हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड प्रोग्रेस होता है, वही चहुमुखी विकास होता है बच्चे का, और असेसमेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ द चिल्ड्रन के सभी एस्पेक्ट को इसमें देखा जाता है कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी लर्निंग कैसी है, उसके टेस्ट कैसे जा रहे हैं, उसका डिसिप्लिन कैसा है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अब इसके अंदर आप कौन कौन सी चीज़ें करा सकते हो, एक्टिविटीज़, गेम्स, कॉम्पिटिशन्स वगैरह, और इसके माध्यम से आप कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कर सकते हो। नेक्स्ट है CCE, यानी यही जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव और कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन है, ये टूल एंड टेक्निक ऑफ असेसमेंट एट द एलिमेंट्री लेवल। तो एलिमेंट्री लेवल पर ये जो CCE है, इसको करने के लिए हम कौन कौन से टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। मैं भी सिर्फ आपको टूल्स के नाम ही बता रही हूँ, आपको पता भी होंगे कि ये क्या होते हैं, क्योंकि ये अदर सब्जेक्ट में भी आप फर्स्ट ईयर में भी कई बार पढ़ चुके हो। अगर फिर भी आपको ये डिटेल में पढ़ना हो तो आप एक बार गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा। पहला है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, अवलोकन, यानी बच्चे को ऑब्जर्व किया जाता है टाइम टू टाइम, उसके बिहेवियर को नोट किया जाता है। देन ओरल या रिटन टेस्ट हो सकते हैं, टेस्टिंग हो सकती है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, कितनी बार ये आप पढ़ चुके हो, चेकलिस्ट आप तैयार कर सकते हो, रेटिंग स्केल तैयार कर सकते हो। तो ये सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से आप बच्चों का CCE कर सकते हो। अब नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, कि बच्चों से आप एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक क्या होता है या किस तरीके से लिया या दिया जाता है, आप फीडबैक दे भी सकते हो बच्चों को। तो द प्रोफेशनल कमेंट एंड रिकमेंडेशन एम्ड फॉर बेटरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो ऐसा कमेंट जो बेटरनेस के लिए और डेवलपमेंट के लिए दिया जाए, इट इज़ मोर कंस्ट्रक्टिव, ये ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव होगा व्हेन इट फोकस ऑन व्हाट द लर्नर डज वेल रादर देन हाईलाइटिंग द फेलियर। ये कंस्ट्रक्टिव तब माना जाएगा, जो ये फीडबैक है तब माना जाएगा जब हम बच्चों की अच्छाइयों की सराहना करते हैं, ना कि उनके फेलियर्स को फोर्स करते हैं। मतलब जो बच्चे ने अच्छा किया है हम उस पर बल देंगे, ना कि बच्चे ने जो गलतियां की हैं उसी को हम सेंटर में रख के बच्चे को डीमोटिवेट करेंगे। तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इस तरीके से आप दे सकते हो बच्चे को। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, यानी कि महत्व क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए इंग्लिश का एक टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप दे रहे हो एक्सटर्नल का पेपर, अगर आप दे रहे हो तो कि किस तरीके से क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। कई बार वो टॉपिक आ जा रहे हैं जिन्हें हम हल्के में ले रहे हैं। तो एक बात तो आप क्लियर रखो कि कोई भी ऐसा टॉपिक ना हो जो आप पढ़ के ना जाओ। इसके अलावा जो मैं VVI बताती हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताती हूँ, वो भी ऐसे ही नहीं बताती आपको, काफ़ी उस पर रिसर्च करके ही बताती हूँ। तो उसको तो आप करके ही जाओ, और अगर उसमें से देखो उसमें से कुछ चीज़ें तो आनी ही आनी है डेफिनेटली, लेकिन अगर कुछ चीज़ें नहीं आती तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने बेकार में पढ़ लिया, आप रोने ही बैठ जाओ कि मैंने क्यों पढ़ा है एक्स्ट्रा, क्यों पढ़ा है एक्स्ट्रा। अरे आप टीचर बनने जा रहे हो, और फिर पढ़ने का मोटिव सिर्फ नंबर्स तो नहीं होते। आपने कुछ चीज़ें सीख ली, अगर गलती से सीख भी ली तो ये तो अच्छी बात है ना। तो गलती से सीखना अच्छा है, ये आपको काम आएगा आगे भी और अपनी लाइफ में भी। तो अगर आप कोई नई चीज़ या एक्स्ट्रा चीज़ें सीख रहे हो तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप सीखो, ये तो अच्छी बात है ना कि आपने नई चीज़ सीखी है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ अभी नंबर्स तो आपको मिल जाएंगे, आप पास आउट मतलब पास आउट भी हो जाएगा आपका DLED। उसके बाद क्या, जब आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में टीचिंग स्टार्ट कर दोगे या कहीं और जाओगे टीचिंग के लिए, तो वहाँ पर आपकी रटी रटाई बातें नहीं काम आएंगी। जो आपके एक्सपीरियंस होंगे या कई बार ऐसा ज्ञान जो हमने गलती से सीखा था वो हमारे काम आ जाता है। तो फिर अगर कोई चीज़ सीख ली है तो उसके लिए अफसोस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पूरी तैयारी के साथ पेपर में जाओ, सारी चीज़ें पढ़ के जाओ, VVI भी पढ़ के जाओ, और जो आप वहाँ पर कर सकते हो यूज़ करो, अच्छे से लिख कर आओ, क्वेश्चन एक भी मत छोड़ के आओ।
क्योंकि पेपर में एक नंबर मतलब एक भी क्वेश्चन अगर आप छोड़ रहे हो तो पूरे पूरे 5 नंबर या पूरा पूरा 10 नंबर आपका जा रहा है। तो क्वेश्चन को बिल्कुल भी ना छोड़ें, ये गलती बिल्कुल ना करें। और जितना आता है, जो आता है उससे रिलेटेड भी अगर कुछ आता है तो आप उसमें लिख के आओ। डेफिनेशन आपको कोई सी भी याद है उससे रिलेटेड तो वो लिख के आ जाओ, ठीक है। तो जो आता है एटलीस्ट वो वहाँ पर करके आओ। और ये आप तब कर पाओगे जब आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हों या आपको पता हो। तो हर टॉपिक को आप यहाँ पर क्लियर करके जाएंगे। वापस से आते हैं अपने पॉइंट पे। हम पढ़ रहे थे सिग्निफिकेंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। अभी तो हमने पढ़ा कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होता क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं, बच्चे के जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उस पर ध्यान देते हैं, ना कि फेलियर्स पे। अब क्यों ज़रूरी है ये, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। पहला तो मोटिवेट द स्टूडेंट टू परफॉर्म बेटर, कि ये बच्चों को मोटिवेट करता है ताकि बच्चे बेटर परफॉर्म करें। उसके बाद इम्प्रूव सिचुएशंस को इम्प्रूव करता है, या एक तरह से आप कह सकते हो कि ऐसी सिचुएशन लाता है जिसमें बच्चा अच्छे से सीखे। सॉल्व द प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ये हेल्प करता है। शोइंग दैम देयर स्ट्रेंथ, बच्चों को उनकी स्ट्रेंथ को दिखाता है। और वर्क ऑन वीकनेस, और साथ ही साथ जो कमज़ोरियां हैं उस पर भी काम करता है। तो ये सारी सिग्निफिकेंस है आपकी CF की, यानी कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ फीडबैक, किस किस तरीके से आप फीडबैक जो है वो दे सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। क्या करेंगे, एक्सेप्ट स्टूडेंट ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव। आपको एक्सेप्ट करना होगा कि हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता, हर एक बच्चे की अपनी काबिलियत होती है। तो उसी तरीके से आपको फीडबैक भी देना होगा। यूज़ रॉ डाटा एंड प्राइमरी सोर्सेज, आपको बच्चों के लिए रॉ डाटा जो होंगे और जो प्राइमरी सोर्सेज हैं, मतलब या तो आप सामने से इंटरव्यू कर लो, टेस्ट कर लो, इन तरीके से आप जो है फीडबैक दे सकते हो बच्चों के नेचर को जानकर। नर्चर स्टूडेंट्स नेचुरल क्यूरियोसिटी, जो बच्चे की नेचुरल क्यूरियोसिटी है ना, जो उसके अंदर पहले से ही है, उसको आप ज़रूर नर्चर करो। क्योंकि कोई नई चीज़ इम्प्लीमेंट करने से अच्छा है कि जो बच्चे के अंदर काबिलियत है उसी को निखारा जाए। फिर प्रोवाइड टाइम, उनको टाइम दो। गिव अपॉर्चुनिटीज़ टू द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स को बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए, और फिर उसके बाद आप फीडबैक जो है वो उन्हें अच्छे से दे पाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, कॉमन एरर्स इन यूजेज एंड करेक्शन इंस्ट्रक्शनल जो मेजर्स हैं। तो कौन कौन से जो कॉमन एरर्स हैं बच्चे वो करते हैं, वो आपको यहाँ पर देखना है। तो किससे रिलेटेड बच्चे गलतियाँ करते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन, बच्चे इतनी गलतियाँ करते हैं कि THE को दा बोलें, दी बोले, दे बोले, थे बोले, कुछ बच्चे तो थी तक बोल देते हैं। तो उस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है। ग्रामर में बच्चे बहुत मिस्टेक्स करते हैं। कम्युनिकेशन की इतनी मिस्टेक होती है बच्चों की। क्लासरूम का एनवायरनमेंट बिल्कुल भी मतलब वो नहीं कर पाते हैं। अगर टीचर क्लास में ना हो तो आप जानते ही हैं कि क्या हालत होती है क्लास की। इम्पैक्ट ऑफ द मदर टंग, यहाँ पर R लगा लीजिए, मदर टंग, कि बच्चों के ऊपर जो है वो घर पे मदर टंग जो है उनका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो क्लास में बच्चे आके तू करके बात कर रहे होते हैं, तो उस चीज़ अभी यहाँ पर आपको करेक्शन करना होगा। नेक्स्ट है नीड फॉर इंडिविजुअलाइज्ड असाइनमेंट एंड ग्रुप वर्क। तो अभी आपको यहाँ पर क्या ज़रूरत है, इंडिविजुअलाइज्ड असाइनमेंट की और ग्रुप वर्क की। तो दोनों ही चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम इंडिविजुअलाइज, यानी कि व्यक्तिगत एक बच्चे से रिलेटेड है ये। इसमें क्या होता है, यूजिंग टीचिंग स्ट्रैटेजीज दैट कनेक्ट विद इंडिविजुअल स्टूडेंट्स लर्निंग स्ट्रैटेजीज। किसी एक बच्चे की लर्निंग स्ट्रैटेजीज से रिलेटेड जब हम कनेक्ट करते हैं चीज़ों को, तो ये इंडिविजुअलाइज जो हमारी बन जाती हैं। अब देखेंगे इसके लिए कि क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहला तो ये ईच स्टूडेंट लर्न डिफरेंट, ये इस चीज़ को फोकस करता है कि हर एक बच्चा डिफरेंट तरीके से चीज़ों को सीखता है। ऑल स्टूडेंट्स आर टैलेंटेड इन डिफरेंट वे, और ये भी बताता है कि सभी बच्चे टैलेंटेड हैं लेकिन अपने वे में, ठीक है। कोई बच्चा क्लास में अगर ठीक से पढ़ नहीं पा रहा, हो सकता है वो ड्राइंग अच्छी बना रहा हो, डांस अच्छा कर रहा हो, तो इस बात को हमें यहाँ पर बल देना होता है। एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं उनको विशेष ध्यान देने के लिए प्रमोट करता है। रीच ऑल स्टूडेंट्स, ये हर एक बच्चे तक पहुंच बनाता है। और इंडिविजुअल प्रोग्रेस पर ये ध्यान देता है, जो हमारा इंडिविजुअलाइज वाला कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रुप वर्क की, और इसके क्या फ़ायदे हैं वो भी देख लेंगे।
तो ग्रुप वर्क क्या है, स्टूडेंट वर्किंग टुगेदर, जब बच्चे साथ मिलकर काम करते हैं, 4 बच्चे 5 बच्चे, तो वो ग्रुप वर्क होता है। इससे क्या होता है, अवेलेबल मोर नॉलेज, क्योंकि ज़्यादा बच्चे साथ काम कर रहे हैं तो ज़्यादा आइडियाज़ मिलेंगे हमें, हर एक बच्चा अपना आइडिया देगा और जो बेटर आइडिया होगा हम उसको यूज़ करेंगे। कम्युनिकेशन ग्रो होती है, क्योंकि साथ में काम करने में बच्चे चुपचाप तो बैठे नहीं होंगे, तो कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन तो करेंगे ही ना, तो इससे इसका भी डेवलपमेंट होगा। देन म्यूचुअल इन्फ्लुएंस बढ़ता है, सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है, हेल्पिंग नेचर डेवलप, उनका जो नेचर है वो हेल्पिंग बनता है, सहयोगात्मक बनते हैं, वो एक दूसरे की हेल्प करने वाली भावना उनके अंदर आती है ग्रुप वर्क के द्वारा। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भी आपके लिए कि इंडिविजुअलाइज्ड और जो ग्रुप वर्क है वो किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखिए टॉपिक है वैल्यू ऑफ सेल्फ करेक्शन एंड ग्रुप करेक्शन। तो सेल्फ करेक्शन क्या होता है, जब हम खुद को करेक्ट करते हैं, और ग्रुप करेक्शन में क्या होता है कि ग्रुप मिलकर एक दूसरे के काम को करेक्ट करता है। तो आपको सिग्निफिकेंस बताने हैं, महत्व बताने हैं दोनों के। तो सबसे पहले सेल्फ करेक्शन देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, सेल्फ मॉनिटरिंग, कि हम खुद को मॉनिटरिंग कर पाते हैं, बच्चा खुद को मॉनिटर कर पाता है कि उसने क्या क्या सही किया और क्या क्या गलत किया। सेल्फ रिसर्च, वो खुद का विश्लेषण खोज कर पाता है अपनी कि मुझ में क्या कमियां हैं और क्या टैलेंट है। देन रिफाइन द लर्निंग, वो उनकी लर्निंग को रिफाइन करता है, मोर एक्सपीरियंस देता है उनको और इंडिपेंडेंट बनाता है, क्योंकि सेल्फ करेक्शन बच्चा यहाँ पर करता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें ग्रुप करेक्शन की, तो करेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को करेक्ट करते हैं ये, मॉनिटरिंग ईच अदर, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें ईच अदर कर देनी है। रिफाइन लर्निंग, लर्निंग को यहाँ भी रिफाइन किया जाता है और एक्सपीरियंस यहाँ भी मिलता है, एंड वेराइटीज़ ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाते हैं, क्योंकि ग्रुप मिलकर करेक्शन करता है। अब नेक्स्ट देखिए सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट क्या होता है, ये देखेंगे। तो सेल्फ असेसमेंट होता है, सेल्फ असेसमेंट encourages स्टूडेंट टू बिकम इंडिपेंडेंट लर्नर्स एंड कैन इंक्रीज मोटिवेशन। सेल्फ असेसमेंट में क्या होता है कि बच्चा खुद को इतना स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है कि खुद को इंकरेज करता है और खुद को ही मोटिवेट करता है ताकि वो बेटर परफॉर्म कर पाए। वहीं बात करें हम पीयर असेसमेंट की, तो अलाउज स्टूडेंट्स टू असेस ईच अदर परफॉर्मेंस। तो इसमें ये क्या अलाउ करता है कि एक दूसरे की परफॉर्मेंस को असेस करो, ग्रुप में पीयर असेसमेंट कहलाता है। और लर्न फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से सीखो, ये इस पर फोकस करता है। तो ये आपका यूनिट 5 था इंग्लिश का, बिल्कुल लास्ट था ये वाला यूनिट, और आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई ऐसा टॉपिक हो जो रह गया हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, मैं कोशिश करूँगी कि उस पर अलग से वीडियो बना दूँ। वैसे मैंने कोशिश की है कि इसी के अंदर सारे जितना भी, आप एक बार सिलेबस मैच कर लेना कि एक भी टॉपिक अगर मैंने यहाँ छोड़ा हो तो आप मुझे बता सकते हो। अदरवाइज़ मैंने कोशिश की है कि सारे टॉपिक यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन किस टाइप से आएगा ये जानने के लिए आप अगली वीडियो जो इंटरनल का क्वेश्चन पेपर मैं रिलीज़ करूँगी इंग्लिश का, वो ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द VVI वीडियो तैयार कर सकूँ, जिसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं बताऊँगी आपको, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ अपने पेपर के लिए।